आइए मिलकर इन जंजीरों को तोड़ते हैं जो औरत को कैद किए हुए हैं। ये तारीख है फेमिनिज्म की। 19वीं सदी वो सदी थी जब औरतों ने अपने वोट का हक हासिल करने के लिए सुफ्राजेट मूवमेंट शुरू की। लेकिन अगर बात करें स्याह फाम औरतों की तो उनको अभी तक सोशल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था। अमेरिका की रियासत अलबामा में 1944 में एक स्याह फाम खातून को 6 सफेद फाम मर्दों की जानिब से रेप का निशाना बनाया जाता है। तीसरी लहर का बाकायदा आगाज एक मजमून से होता है जिसका टाइटल आई एम द थर्ड वेव था। यह मजमून रैपिका वॉल्कर ने लिखा। आर्ट, म्यूजिक और फैशन की मशहूर और मारूफ तहरीक जिसका नाम रियोट ग्रिल था। ये मेरी बहन थी मगर इसने हमारा नाम बदनाम कर दिया था, इसलिए मैंने इसे मार दिया। ये अल्फाज किसी दुश्मन के नहीं थे बल्कि ये अल्फाज एक भाई के थे जिसने 2016 में गैरत के नाम पर अपनी ही बहन को कत्ल कर दिया। वजह यह थी कि उनके नाम वीडियो फेसबुक पे आ रहे थे, ये ब्लॉग तो नाम हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। टैबलेट दे के की टैबलेट दिया तो कर गला घोट दिया। सिर्फ चंद लम्हे पहले वो जिंदा थी, ख्वाब देखने वाली, मुस्कुराने वाली, उम्मीदें बांधने वाली, लेकिन अब वो सिर्फ एक खबर बन गई थी। कुछ दिनों के लिए खबरों में उसकी डिस्कशन होगी, सोशल मीडिया पर उसके ट्रेंड्स चलेंगे, लेकिन फिर सब उसको भूल जाएंगे जैसे वो कभी थी ही नहीं। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ कंदील की। ये कहानी सिर्फ कंदील की नहीं है बल्कि हज़ारों उन ख़वातीन, उन बच्चियों की है जो या तो गैरत के नाम पर कत्ल कर दी जाती हैं या वो जुल्म सहने पर मजबूर होती हैं। अगर कहीं बेटी पसंद की शादी करे तो बाप ही उसे मार देता है या कहीं भाई के लिए शर्मिंदगी बन जाती है। औरत अगर बाजार में हो तो हर नज़र उसका मुशाहिदा करती है, हर नज़र उसको तोलती है। अगर ये औरत ऑफिस में काम करे तो उसका काम, उसकी मेहनत नहीं देखी जाती बल्कि उसकी शक्ल और सूरत देखी जाती है। अगर घर में हो तो उसकी ज़ुबान बंद करवा दी जाती है और अगर सड़क पर निकल आए तो उसके लिबास पर फैसले सुनाए जाते हैं। क्या आपने उन कहानियों पर कभी गौर किया है जो आपको अपनी दादियों ने सुनाई, या उन रस्मों पर, उन कल्चर्स पर जो आज भी हमारे मुआशरे में राइज हैं, या उन कवानीन पर जो आज भी औरत को मर्द के ताबे करते हैं? ऐसी कहानियां जिनमें औरत को सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी, एक जायदाद समझा जाता है। ऐसी रस्में जिसमें औरत की मर्जी को कुचल दिया जाता है। ये सिर्फ आज की बात नहीं है बल्कि ये एक तकलीफ दे तारीख है। एक ऐसी तारीख जिसमें औरत ने अपने हकूक़ के लिए, अपनी शनाख्त के लिए और अपनी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद की है। ये तारीख है फेमिनिज्म की। जी हाँ, हम आज इसी तारीख को खोजेंगे। हम ऐसी हज़ारों कहानियों को आपके सामने तोड़ेंगे जो औरत को कमज़ोर और बेबस करती हैं। हम इन हक़ाइक़ को आपके सामने लाएंगे जो बताते हैं कि औरत सिर्फ एक सेकंड सेक्स नहीं बल्कि एक मुकम्मल इंसान है, वो भी मुकम्मल और बराबर की हकदार है। आइए मिलकर इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। आइए मिलकर इन जंजीरों को तोड़ते हैं जो औरत को कैद किए हुए हैं। मैं यकीन से कह सकता हूं कि फेमिनिज्म का लफ्ज़ सुनते ही अक्सर लोग एक ज़ोरदार कहका लगाएंगे, Women। आखिर क्या वजह है इस कहके के पीछे? आखिर क्यों फेमिनिज्म को गलत समझा जाता है? क्या किसी का फेमिनिस्ट होना गुनाह है? क्या औरतों का अपने हकूक़ के लिए जंग लड़ना, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना गलत है? अभी फेमिनिज्म का लफ्ज़ सुनते ही जो आपके चेहरे पर नागवार तासुरात थे, उनके पीछे क्या वजूहात हैं? और मुझे यकीन है कि हकीकत जानकर ये हंसी और ये नागवार तासुरात थम जाएंगे। एक ऐसी औरत जो सुबह 4 बजे उठती है, घर का सारा काम करती है, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती है, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अपने शौहर या अपने वालिद के साथ ऑफिस या किसी भी फैक्ट्री में काम के लिए निकलती है। वहाँ से वापस आकर
फिर वो मज़ीद घर का काम करती है और सब के सोने के बाद वो सोती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या कभी हमारे मुआशरे ने औरत को बोलने का हक दिया है या नहीं? क्या कभी किसी ने पूछा है कि वो अंदर से कितनी थक चुकी है? क्या वही हकूक़ इस औरत को मिलते हैं जो हकूक़ उसके भाई को या उसके शौहर को मिलते हैं? ये है फ्रेंड्स हर उस आम पाकिस्तानी औरत की कहानी, और ये वो सवालात हैं जिनका जवाब फेमिनिज़म देने की कोशिश करता है। पाकिस्तान में फेमिनिज़म का मतलब आखिर क्या है? क्यों इसको मगरबी एजेंडा समझा जाता है और क्यों इसको इस्लाम के ख़िलाफ़ कंसीडर किया जाता है? या ये सिर्फ औरतों के बराबर हकूक़ की एक मासूम सी जिद्दोजहद है? कुछ लोग पाकिस्तान में इसको औरतों की आज़ादी का नारा समझते हैं और कुछ लोग इसको ख़ानदानी निज़ाम के ख़िलाफ़ बगावत समझते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? इसको क्यों पाकिस्तानी मुआशरे में तनकीदी नज़र से देखा जाता है? और क्या ये फेमिनिज़म हमारी आने वाली नस्लों के लिए ख़तरा साबित हो सकता है? आखिर क्या है ये फेमिनिज़म? इसकी तारीख क्या है? इसी वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। Feminism. I am a feminist. Feminism. 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 दोस्तों, फेमिनिज़म को समझने के लिए हमें तारीख में जाना पड़ेगा। फेमिनिज़म एक लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो कि फेमिनिया से आया है। उसका मतलब है औरत। इसका मफ़हूम ख़वातीन की समाजी, सियासी और इक़्तिसादी बराबरी से जुड़ा हुआ है। इस इस्तिलाह का सबसे पहला इस्तेमाल एक फ्रांसिस फ़िलासफ़र चार्ल्स फूरियर ने किया। इसने औरतों के मुआशरती तरक्की में किरदार पर जोर दिया। इसके बाद इस लफ्ज़ का बाकायदा इस्तेमाल इंग्लैंड और अमेरिका में औरतों के हकूक़ के लिए किया जाने लगा। फ्रेंड्स, फेमिनिज़म को 4 फेजेस में तकसीम किया जाता है। इसमें पहली लहर और पहली मूवमेंट वो थी जिसमें औरतें अपने कानूनी और अपने सियासी हकूक़ के लिए बाहर निकली थीं, ख़ास तौर पर वोट का हक। इससे पहले औरतों को कानूनी और सियासी हकूक़ से महरूम रखा जाता था। वो सिर्फ़ और सिर्फ घरों की हद तक ही महदूद थीं। उनका काम सिर्फ़ और सिर्फ खाना पकाना और बच्चे पैदा करना होता था। अगर कोई औरत अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करती तो उस आवाज़ को वहीं पर ख़त्म कर दिया जाता, उसको कुचल दिया जाता था। लेकिन 19वीं सदी वो सदी थी जब औरतों के हकूक़ के बारे में बात की जाने लगी। फ्रेंड्स, फेमिनिज़म की पहली लहर 19वीं सदी के आखिर से 1920 तक रही। इस फेज़ में औरतों की मूवमेंट ने कई तारीखी कामयाबियां हासिल की, लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हुए। इमेजिन कीजिए दोस्तों कि तारीख में पहली मर्तबा औरतों को अपनी राय देने का मौका मिला। इससे पहले उनको राय देने का इख्तियार हासिल नहीं था। पहली मर्तबा औरतों को तालीम हासिल करने की इजाज़त मिली। इससे पहले वो घरों की हद तक ही महदूद थीं। पहली मर्तबा औरतों को ऑफिसेज में या किसी भी कारखाने में काम करने की इजाज़त मिली। इससे पहले भी औरतें काम करती थीं, लेकिन उसके बदले में उनको इनकम बहुत कम दी जाती थी। और पहली बार औरतों को अपने ही नाम पर जायदाद रखने का मौका मिला। दोस्तों, ये थे वो हकूक़ जो फेमिनिज़म की पहली लहर में औरतों को मिले। इससे पहले औरतों को सिर्फ़ और सिर्फ खानापुरी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 19वीं सदी वो सदी थी जब औरतों ने अपने वोट का हक हासिल करने के लिए सुफ्राजेट मूवमेंट शुरू की। ये मूवमेंट अमेरिका और बरतानिया में बहुत ज़्यादा मकबूल हुई। इस तहरीक की बदौलत बहुत ज़्यादा जुलूस निकाले गए, मुजाहरे हुए और बहुत ज़्यादा औरतों को गिरफ्तार भी किया गया। और दूसरी तरफ बरतानिया में डीड्स नॉट वर्ड्स के नाम से एक तहरीक ने जन्म लिया। औरतों ने अपने हकूक़ हासिल करने के लिए पुरतशद्दुद तरीक़ों का इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि एक औरत ने बादशाह के घोड़े के सामने आकर अपनी जान तक कुर्बान कर दी, सिर्फ इसलिए कि औरतों के हकूक़ के लिए तवज्जो हासिल की जा सके। इन तहरीकों की बदौलत 1893 में न्यूजीलैंड वो पहला मुल्क था जिसने औरतों को वोट का हक दिया। इसके बाद फिनलैंड और बरतानिया ने औरतों को वोट का हक दिया। इस फेमिनिज़म की पहली लहर ने औरतों के हकूक़ की बुनियाद रखी। ख़वातीन की जिद्दोजहद की इस पहली लहर ने औरतों को वोट का हक दिया।
इसके अलावा कानूनी इस्लाहात, इसके अलावा तालीमी और मुआशी मौक़े की राह हमवार की, लेकिन ये अभी इब्तदाई जिद्दोजहद थी। इसके बाद फेमिनिज़म की दूसरी लहर ने जन्म लिया। ये लहर 1960 और 1980 के दरमियान आई। इस लहर का बैकग्राउंड कुछ यूँ था कि इस दौर के अंदर औरतों को जिनसी ज़्यादती का बहुत ज़्यादा निशाना बनाया जाता था और औरतों को बहुत ही ज़्यादा कमतर समझा जाता था। अगरचे फेमिनिज़म की पहली लहर ने औरतों के हकूक़ की बुनियाद तो रख दी थी, लेकिन अभी बहुत सी कमियां, बहुत सी खामियां बाकी थीं जो कि इस दूसरी लहर ने आकर पूरी कर दी। अगर फेमिनिज़म की पहली लहर ने औरतों को वोट का हक, उसके अलावा उनको कानूनी इस्लाहात का हक दिया था, इसी तरह दूसरी लहर ने औरतों को घरेलू मसाइल, काम में बराबरी और जिनसी ज़्यादती जैसे मसाइल को हल करने पर जोर दिया। अगरचे पहली लहर ने औरतों को वोट का हक दिया, अपनी जायदाद रखने का हक दिया और कुछ हद तक मर्दों के साथ काम करने का और उजरत हासिल करने का भी मौका दिया, लेकिन अगर बात करें स्याह फाम औरतों की तो उनको अभी तक सोशल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था। स्याह फाम लोगों को अभी तक हकूक महदूद मिलते थे। इस दूसरी लहर में क्लाइमैक्स तब आता है जब अमेरिका की रियासत अलबामा में 1944 में एक स्याह फाम खातून को 6 सफ़ेद फाम मर्दों की जानिब से रेप का निशाना बनाया जाता है। उस वक्त अमेरिका में जिम क्रो लॉज नाफिज थे, जिनके तहत स्याह फाम लोगों को बहुत ही ज़्यादा कम और महदूद हकूक दिए जाते थे। उस वक्त मुल्ज़िमा रईसी टेलर ने बहादुरी का मुजाहरा किया और अपनी आवाज़ बुलंद की। अगरचे अमेरिका की अदालतों ने सफ़ेद फाम लोगों को बरी कर दिया था, लेकिन यह मसला इतना संगीन था कि मीडिया ने इसको इंटरनेशनली उठाया। अगरचे इस इंसिडेंट का कोई मुस्बित रिजल्ट नहीं निकला था, लेकिन इस इंसिडेंट ने दूसरी लहर में एक बहुत ही ज़्यादा कलीदी रोल अदा किया, क्योंकि दूसरी लहर का ज़्यादातर फोकस औरतों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट का था। तो इसमें पहली बार तारीख में स्याह फाम लोगों के हकूक़ की बात की गई। इस वाक़या को बुनियाद बनाकर स्याह फाम लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की अपने हकूक़ हासिल करने के लिए। इसके बाद 1970 में अमेरिका और यूरोप में रेप लॉ रिफॉर्म्स आईं। इसके तहत शादीशुदा औरतों का रेप करना बहुत बड़ा जुर्म करार दिया गया। इससे पहले ऐसी तहरीकों को आगाज़ करने वाली सफ़ेद फाम ख़वातीन थीं, लेकिन अब ब्लैक वुमेन फेमिनिज़म का भी आगाज़ हो गया था। स्याह फाम ख़वातीन ने सफ़ेद फाम ख़वातीन की जो तहरीक थी उसमें जगह बनाने के बजाय इन्होंने एक अलग तहरीक शुरू की, अलग तहरीक का आगाज़ किया, जो कि सिर्फ सनफ़ी बराबरी नहीं बल्कि नस्ल परस्ती के भी खिलाफ थी। इस वाक़या को बुनियाद बनाकर बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी में मौजूद स्याह फाम ख़वातीन ने भी अपने हकूक़ को हासिल करने के लिए आवाज़ बुलंद की। ये वाक़या फेमिनिज़म में ना सिर्फ स्याह फाम ख़वातीन के हकूक़ हासिल करने का, हकूक़ को उजागर करने का सबब बना, बल्कि ये पूरी दुनिया में सेक्सुअल वायलेंस के टॉपिक पर एक बहस की बुनियाद बना। अगर दोस्तों बात करें फेमिनिज़म की तीसरी लहर की, तो ये 1990 में शुरू हुई। इस लहर ने इसलिए जन्म लिया क्योंकि दूसरी लहर में सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद फाम ख़वातीन के मसाइल को उजागर किया गया था। ऑन द अदर हैंड स्याह फाम ख़वातीन के हकूक़ को नज़रअंदाज किया जा रहा था। फ्रेंड्स, तीसरी लहर का बाकायदा आगाज़ एक मजमून से होता है जिसका टाइटल आई एम द थर्ड वेव था। यह मजमून रेपिका वॉल्कर ने लिखा, जो कि एक मशहूर और मारूफ मुसन्निफ़ा एलेक्स वॉल्कर की बेटी थी। इस मजमून में उन्होंने बाकायदा तौर पर लिखा कि वो इस तीसरी लहर का हिस्सा हैं। इस मजमून में उन्होंने ब्लैक वुमेन राइट्स की बात की और दीगर कमज़ोर तबकात की बात की और मज़ीद ऐलान किया कि फेमिनिज़म को तरक्की देना ज़रूरी है। इस लहर में बहुत सी नई तहरीकें और आइडियाज़ उभर कर सामने आए जिनको इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा सराहा गया। आर्ट, म्यूज़िक और फैशन के ज़रिए औरतों ने पैट्रियार्की को चैलेंज किया। आर्ट, म्यूज़िक और फैशन की मशहूर और मारूफ तहरीक जिसका नाम रियोट ग्रिल था। ये तहरीक अमेरिका में पंक रॉक म्यूज़िक के नाम से जुड़ी हुई थी, जिसका काम म्यूज़िक, आर्ट और फैशन के ज़रिए पैट्रियार्की को चैलेंज करना था। इसमें यह बावर करवाना था कि औरतों भी मर्दों के बराबर हैं, वो भी अपने स्किल्स के ज़रिए, अपनी एबिलिटीज़ के ज़रिए मुआशरे में अपना किरदार अदा कर सकती हैं। ये तहरीक औरतों की खुद मुख्तारी, खुद इजहार
और जिनसी आज़ादी की हामी थी। और फेमिनिज्म की इस तीसरी लहर में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उभर कर सामने आता है जिसको इंटरसेक्शनैलिटी कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट 1989 में अमेरिकन स्याह फाम फेमिनिस्ट ने मुतारिफ करवाया। इसके मुताबिक औरतों के मसाइल में सिर्फ और सिर्फ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, बल्कि और भी बहुत सारे अवामिल होते हैं, जैसा कि मुआशरती और समाजी, जो कि औरतों के मसाइल का सबब बनते हैं। कम्बरली कर्निशिया का कहना था कि औरत की राह में तरक्की और उनको हकूक़ ना मिलने के पीछे की अवामिल रेस, क्लास, सेक्सुअलिटी और डिसेबिलिटी शामिल हैं। ये वो अवामिल हैं जो औरत के हकूक़ के आगे बहुत बड़ी दरार हैं। और अगर हम गौर से अपने मुआशरे में देखें तो ये तफरीक हम अपनी नज़र से देख सकते हैं। अगर हम अपने मुआशरे में देखें तो क्लास और सोशल स्टेटस देखकर लोगों को इज़्ज़त दी जाती है। रंग, नस्ल, सोशल स्टेटस, ये कुछ ऐसे अवामिल हैं जिनकी बुनियाद पर लोगों को तोला जाता है। एक्चुअली फेमिनिज्म के दूसरे फेज़ में वेस्टर्न वुमेन के हकूक़ और उनके मसाइल पर तवज्जो दी गई, लेकिन एशियाई मुस्लिम ख़वातीन के मसाइल को नज़रअंदाज किया जाता रहा। इसलिए इस लहर का ज़्यादातर फोकस एशियाई ख़वातीन और दीगर ग्रोहों के मसाइल को उजागर करना था। इस लहर के अंदर इंटरसेक्शनैलिटी का जो कंसेप्ट था उसने बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा किया। इस कॉन्सेप्ट ने बावर करवाया कि ऐसे कौन से अवामिल हैं जो औरतों के हकूक़ में रुकावट बन रहे हैं। मिसाल के तौर पर उस वक्त सफ़ेद फाम ख़वातीन को सनफ़ी इम्तियाज़ का सामना करना पड़ता था। ऑन द अदर हैंड स्याह फाम ख़वातीन को सनफ़ी इम्तियाज़ के साथ साथ रेसिज्म का भी सामना करना पड़ता था। एक अमीर औरत को तालीम के साथ साथ बाकी तमाम अपॉर्चुनिटीज़ हासिल होती थी, लेकिन एक गरीब औरत को सनफ़ी इम्तियाज़ के साथ साथ गुर्बत का भी सामना करना पड़ता था। एक गरीब औरत के लिए तालीम के मौक़े और सहूलियात बहुत शाज़ व नादिर थी। उस वक्त वो अपने बच्चों का पेट पालती या अपनी तालीम हासिल करती। इंटरसेक्शनैलिटी के कॉन्सेप्ट ने फेमिनिज्म की तीसरी लहर में इम्पोर्टेंट रोल अदा किया और इसको 4 चांद लगा दिए, क्योंकि इसने दुनिया भर के सामने औरत के तमाम मसाइल को सामने रख दिया। उसके पीछे के जो अवामिल होते हैं जो कि औरत को हकूक़ नहीं देते, इस कॉन्सेप्ट ने पूरी दुनिया के सामने उन अवामिल को सामने रख दिया। इस नज़रिए ने सफ़ेद फाम औरतों की निस्बत एक स्याह फाम मुसलमान ख़वातीन को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, सब कुछ खोल के रख दिया। इस कॉन्सेप्ट ने फेमिनिज्म को एक और रुख दिया। इंटरसेक्शनैलिटी ने सवाल उठाया कि क्यों फेमिनिज्म एक सफ़ेद फाम, एक मिडिल क्लास और एक हेटरोसेक्सुअल के मसाइल की बात करता है, क्यों दूसरे ग्रोहों की ख़वातीन को नज़रअंदाज किया जाता है। इंटरसेक्शनैलिटी फेमिनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका था, क्योंकि दुनिया ने इसी कॉन्सेप्ट से यह सीख लिया था कि दुनिया भर की औरतों के मसाइल एक दूसरे से लिंक्ड हैं। दुनिया को इन मसाइल को मुख्तलिफ जावियों से देखना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट ने इस बात पर जोर दिया कि फेमिनिज्म को सिर्फ और सिर्फ किसी एक तबके के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि ये हर तबके के लिए है। अगर किसी को मुकम्मल हकूक़ चाहिए तो इसको चाहिए कि वो इंटरसेक्शनैलिटी को फॉलो करे, क्योंकि यही वो पर्सपेक्टिव है, यही वो एंगल है जो कि डीपली स्टडी करता है औरतों के मसाइल को और बताता है कि ऐसे कौन से अवामिल हैं जो कि औरतों के हकूक़ के आगे रुकावट बन रहे हैं। इसके बाद आई फेमिनिज्म की चौथी लहर 2010 के बाद, जो कि डिजिटल एक्टिविज़म, जिनसी हरासमेंट और सनफ़ी मसावात के मसाइल पर सोशल मीडिया के ज़रिए जद्दोजहद करना था। 21वीं सदी चूँकि साइंस में बहुत तरक्की हो गई थी, तो फेमिनिज्म ने भी सोशल मीडिया का सहारा लिया। सोशल मीडिया के ज़रिए अपने हकूक़ और अपने मसाइल को हाईलाइट किया। ये लहर बाकी पिछली 3 लहरों से इसलिए भी मुख्तलिफ थी कि इसमें औरतों ने सोशल मीडिया को बतौर हथियार इस्तेमाल किया था, ताकि अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें और इंटरनेशनली उसको पहुंचा सकें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने औरतों को बोलने का हक दिया। इससे पहले इनके मसाइल टीवी या अखबारात में आते थे, लेकिन अब हर औरत अपने मसाइल खुलकर बयान कर सकती थी। फेमिनिज्म की चौथी लहर में औरतों के साथ हरासमेंट और रेप केसेस बढ़ रहे थे। औरतों को वर्क प्लेस, तालीमी इदारों और जहां वो काम करती थीं ऑफिसेज में
वहाँ उनको जिनसी इस्तेसाल का सामना करना पड़ता था। औरतों को एहसास हुआ कि कवानीन होने के बावजूद भी उनके मसाइल तो हल नहीं हुए। मुआशरे में जिनसी तशद्दुद के शिकार अफराद को ही कसूरवार ठहराया जाता था। इस चौथी लहर में औरतों ने इस सोच के खिलाफ तहरीक चलाई कि नो मीन्स नो और बिलीव वुमेन जैसे नारे लगाए गए। ये चौथी लहर फेमिनिज्म का एक अहम और एक ग्लोबल मूवमेंट था। #MeToo के ज़रिए दुनिया भर की ख़वातीन ने अपने साथ होने वाली ज़्यादती को दुनिया के सामने खोल कर रख दिया था। अब यह तहरीक सिर्फ मगरब तक महदूद नहीं रही थी, बल्कि पाकिस्तान, भारत और दुनिया भर की ख़वातीन ने अपने साथ होने वाली ज़्यादती और अपनी कहानियाँ दुनिया के सामने खोल कर रख दी। इस चौथी लहर ने डिजिटल एक्टिविज्म, ख़वातीन के हकूक़ को और ज़्यादा उजागर किया। ये पहला मौका था जब दुनिया भर की ख़वातीन एक पेज पर आकर इकट्ठी हो गईं और अपनी आवाज़ के लिए इज्तमाही तौर पर जिदोजहद की। फ्रेंड्स, ये थी फेमिनिज़म की मुख्तसर सी तारीख़। इसमें हमने फेमिनिज़म के फेजेस की बात की, तफसील से उनके असरात पर भी बात की। हमने देखा कि फेमिनिज़म सिर्फ़ और सिर्फ औरतों तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ी तहरीक है जो कि इंसाफ और बराबरी की बात करता है। आज भी फ्रेंड्स, दुनिया भर में ख़वातीन को जिनसी हरासमेंट और भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जो इन ख़वातीन को सामना करना पड़ता है। ये सिर्फ एक तबके की जंग नहीं है दोस्तों, बल्कि ये हम सब की जंग है। क्या वाकई हम एक ऐसा मुआशरा तख्लीक कर चुके हैं जहाँ जेंडर इनइक्वालिटी मौजूद है, या हमें अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है? ये था दोस्तों कहानी का पहला बाब। आने वाली पिक्चर में हम पाकिस्तान में औरत मार्च से पर्दा उठाएंगे। इन दिल दहला देने वाली हकीकतों को आपके सामने रखेंगे कि अवाम के होश उड़ जाएंगे। हम अगली वीडियो में पाकिस्तानी एक आम औरत के मसाइल पर बात करेंगे जो कि हमारे मुआशरे में पिस जाती है। हम देखेंगे कि एक औरत को अपनी ज़िंदगी में किस फेज़ में कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है, कैसे ये जालिम समाज एक औरत के हकूक़ को वायलेट करता है। क्या वो ख्वाब हकीकत बन पाएगा जो सदियों से देखा जा रहा है, या हम किसी और तरफ बढ़ रहे हैं? ये जानने के लिए इंतज़ार कीजिए वीडियो के अगले पार्ट का, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। थैंक यू।